उसने सुबह ही अपना सारा सामान फेंक दिया था और 12 बजे अपना लगेज लेकर चला गया। हमें नहीं पता वो कहाँ गया है। एक एक शब्द सू मैंग्याओ के कानों में किसी बम की तरह फट रहा था। वो वहीं जम गई। 12 बजे टैक्सी, वो सारी बातें जिन्हें उसने नजरअंदाज कर दिया था अब उसे याद आ रही थीं। बेचारा मैनेजर जिसे कुछ पता नहीं था, वो अभी भी लगातार एक्सप्लेन कर रहा था। सच कहूं तो अगर मैं मिस्टर गू को फोन नहीं भी करता तो भी शायद उन्हें सब पता चल जाता। उस दिन उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे थे। जाने से पहले उन्होंने मुझे एक बॉक्स दिया और कहा कि मैं आज रात ये आपको दे दूं। इतना कहकर मैनेजर ने वो चीज आगे बढ़ा दी। दोनों हाथों में पकड़े उस रिंग बॉक्स को देखकर सू मैंग्याओ को लगा कि उसकी सांसें अटक गई हैं। कांपते हुए हाथों से उसने उसे खोला और अंदर वो चमकती हुई एंगेजमेंट रिंग देखी। उसके बगल में एक पिंक बटन भी रखा था। वो उस बटन को एकटक घूरती रही। तभी उसे याद आया कि 3 दिन पहले होटल से निकलते वक्त लू सिनियन ने कंप्लेन की थी, अगली बार जरा आराम से, तुमने मेरी शर्ट के सारे बटन तोड़ दिए। सू मेंग्याओ के शरीर का सारा खून जैसे जम गया था। उसने मैनेजर का कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थीं और गुस्से से बड़ी हो गई थी। कब की बात है? तीन तीन दिन पहले मिस्टर। वो दोपहर 2 बजे आए थे और 5 बजे यहाँ से गए। ये जवाब सुनकर सू मेंग्याओ पूरी तरह से टूट गई। उसने वो अंगूठी ली और पागलों की तरह अपनी गाड़ी की तरफ भागी। उसने 10 से ज्यादा रेड लाइट्स तोड़ी और पागलों की तरह गाड़ी चलाते हुए 10 मिनट के अंदर घर पहुंच गई। पड़ोस का विला पूरी तरह रोशन था और वो सीधे अंदर घुस गई। उसकी सहेलियां पूरा घर छान मार रही थीं, लेकिन उन्हें गुशियान से जुड़ी कोई चीज नहीं मिली। उसे आता देख सब उसके पास आ गए। मिंग्याओ दीदी, हमें एक बाल तक नहीं मिला। सच में नहीं पता कि गुशियान कहाँ चला गया। मैंने भी पता लगवाया है। पिछले 1 महीने में जिन्बे से जाने वाले पैसेंजर्स की लिस्ट में गुशियान का नाम नहीं है। एक के बाद एक आती इन बुरी खबरों ने सू मैंग्याओ को पूरी तरह से निराश कर दिया। उसने घबराते हुए अपना फोन निकाला और मुझे कॉल किया, लेकिन उसे सिर्फ फोन स्विच ऑफ है कि कोल्ड आवाज सुनाई दी। जो मैसेजेस उसने भेजे थे वो सब रिजेक्ट हो गए थे और उन पर लाल रंग का एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया था। ये देखकर उसे चक्कर आने लगे। उसकी सहेलियों ने उसे कभी इस तरह से कंट्रोल खोते हुए नहीं देखा था। सब उसे समझाने की कोशिश करने लगे। मिन्या दीदी, खुद को संभालो, वो अभी कुछ ही देर पहले गया है। हम उसे अभी भी ढूंढ सकते हैं। हाँ, हम उसके फोन की लोकेशन ट्रैक करके उसे ढूंढ लेंगे। ये आइडिया सुनकर सुमेन्याओ को थोड़ा होश आया। उसने तुरंत अपने सेक्रेटरी को मैसेज किया और उसे सब कुछ पता लगाने को कहा। 1 घंटा, जो सालों जैसा लग रहा था, उसके बाद सेक्रेटरी का मैसेज आया, बॉस, गुशियान का फोन बस स्टेशन के डस्टबिन में मिला है। हमने स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों की लिस्ट की जांच शुरू कर दी है। ये कोई अच्छी खबर नहीं थी, लेकिन बिल्कुल कोई सुराग न होने से तो बेहतर था। सुमेन्याओ एक जगह बैठ नहीं पा रही थी। अपनी सहेलियों की बातें न मानते हुए वो सीधे बस स्टेशन चली गई। वहां पहुंचते ही सेक्रेटरी ने उसे साफ किया हुआ फोन दे दिया। उसने पासवर्ड डालकर उसे अनलॉक किया तो देखा कि सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट हो चुके थे। कॉन्टैक्ट्स भी पूरी तरह से खाली थे। सिर्फ एक नाम बचा था, लू सिनियन। इस नाम को देखते ही सू मैंग्याओ को ठंडे पसीने आने लगे। उसने खुद को बहुत समझाया और फिर हिम्मत करके उस पर क्लिक किया। सबसे लेटेस्ट मैसेज आज दोपहर लू सिनियन की तरफ से भेजा गया एक वीडियो था। वीडियो का बैकग्राउंड देखकर सू मैंग्याओ समझ गई कि वीडियो में क्या है। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे प्ले करे। उसने स्क्रीन को ऊपर स्क्रॉल किया। हर दिन भेजे गए 3-4 वीडियोस के साथ कुछ मैसेजेस भी थे। अनजान बनने का नाटक करना बहुत मुश्किल है ना? गुशियान, तुम्हारे साथ इतना बड़ा मजाक हो रहा है और तुम फिर भी इसे बर्दाश्त कर रहे हो। तुम्हारी फियांस में इतनी हवस है और तुम इतने ठंडे हो। अगर तुम दोनों सच में शादी कर भी लो तो मुझे लगता है कि 3 महीने में तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा। क्या तुम सच में उससे शादी करना चाहते हो? 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक पूरा चैट ऐसी ही भड़काने वाली बातों से भरा था। सू मेंग्याओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, लू सिनियन को सबक सिखाना है। वो तेजी से गाड़ी चलाते हुए घर लौटी। जैसे ही वो गाड़ी से उतरी, उसने दरवाजे पर रखा हुआ लगेज देखा। लू सिनियन नौकरों को सामान उठाने का ऑर्डर दे रहा था। उसे वापस आता देख वो तुरंत उसके पास आ गया। तुम वापस आ गई? क्या तुम मेरे बिना नहीं रह सकती? अगर ऐसा है तो मुझे किस करो और मैं यहीं रुक जाऊंगा। सामने उस खूबसूरत चेहरे को देखकर सू मेंग्याओ खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। चटाक की आवाज के साथ लू सिनियन जमीन पर गिर पड़ा। उसका गोरा चेहरा लाल हो गया और सूज गया। उसने अपनी आंखों में अविश्वास के साथ ऊपर देखा। मेंग्याओ, तुमने मुझे क्यों मारा? सू मेंग्याओ इतने गुस्से में थी कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उसने फोन उसके ऊपर फेंक दिया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। लू सिनियन ने फोन उठाया और स्क्रीन देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो कांपने लगा। एक ही पल में उसके दिमाग में कई बातें दौड़ गईं। वो घबराते हुए सफाई देने लगा। मेंग्याओ, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सच तो ये है कि गुशियान, उसे पहले से ही पता था कि तुम अपनी याददाश्त खोने का नाटक कर रही हो। मैं बस तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मुझसे गलती हो गई। इस वक्त सू मेंग्याओ के लिए ये बातें आग में घी डालने जैसी थीं। उसका अपने गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। उसने बॉडीगार्ड्स को उसे उठाने का ऑर्डर दिया और उसका गला जोर से पकड़ लिया। सांस न ले पाने की वजह से लू सिनियन बुरी तरह तड़पने लगा। उसका चेहरा लाल से नीला पड़ने लगा और फिर धीरे धीरे पर्पल हो गया। उसकी आंखों में निराशा छा गई और वो बाहर आने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसकी जान निकलने वाली है। जब लू सिनियन को लगा कि वो सच में दम घुटने से मर जाए
जाएगा तभी सू मेंग्याओ की कुछ दोस्त आ गई। ये सब देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर उसे बचाया। मेंग्याओ दीदी शांत हो जाओ, अभी सबसे जरूरी काम बुशियान को ढूंढना है। हाँ, ये आदमी तो हमारे कब्जे में ही है, हम इससे बाद में भी निपट सकते हैं, अभी भी वक्त है। ये बातें सुनकर सू मेंग्याओ ने आखिरकार अपने हाथ रोक लिए। उसने जमीन पर गिरे हुए उस आदमी की तरफ आखिरी बार देखा और बहुत ही डरावनी आवाज में बोली, इसे दो लिहुआ के पास ले जाओ और इस पर कड़ी नजर रखना। ये नाम सुनते ही लू सिन्यान, जो लगभग बेहोश हो चुका था, अचानक होश में आ गया। वो घिसता हुआ सू मेंग्याओ के पास गया, उसके पैर पकड़ लिए और भीख मांगते हुए बोला, मेंग्याओ नहीं, मेंग्याओ दीदी, मैं 2 महीने तक तुम्हारे साथ रहा हूँ, मुझे इस बार माफ कर दो, बस मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, प्लीज। सू मेंग्याओ के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। उसकी सहेलियां भी उसे समझाने की हिम्मत नहीं कर पाईं। वो उसे खींचते हुए गाड़ी में ले गईं। लू सिन्यान खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था और बेबस होकर रियर व्यू मिरर में दूर जाते हुए घर को देखता रहा। उसकी दर्द भरी आवाज पूरी गाड़ी में गूंज रही थी। सब लड़कियों के चेहरे पर एक गुस्सा था। अगर तुम चुपचाप बात मान लेते, कोई नाटक नहीं करते और पैसे लेकर चले जाते तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी की फिक्र नहीं करनी पड़ती। लेकिन तुम्हें अपनी औकात नहीं पता थी। तुमने जानबूझकर गुशियान को उकसाया। तुम इसी लायक हो। अब तुम्हें सबक मिल गया होगा। जब तुम सिस्टर ड्यू के पास पहुंचोगे तो चुपचाप उनकी बात मानना, तभी तुम्हारी जान बच सकती है, वरना उनके आदमियों के जो तरीके हैं, तुम बस दर्द सहने के लिए तैयार रहना। जब मेरी फ्लाइट मेलबोर्न में लैंड हुई तब आधी रात हो चुकी थी। मैंने पहले से बुक किए हुए होटल में एक रात आराम किया। अगले दिन मैं अपना लगेज लेकर उस अपार्टमेंट में गया जो मैंने पहले से अरेंज कर रखा था। अगले कुछ दिनों में मैंने रोजमर्रा की जरूरत का बहुत सारा सामान खरीदा। वो खाली कमरा धीरे धीरे भर गया। मैं अपना सामान पैक कर रहा था और साथ ही अपने रूममेट से कांटेक्ट में था जो कुछ दिनों बाद आने वाला था। धीरे धीरे मैं यहाँ की जिंदगी में ढल गया। चूंकि मुझे खाना बनाना अच्छा आता था, इसलिए मैं बहुत जल्दी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ग्रुप में शामिल हो गया और पड़ोस के 2 लड़कों के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। वो मुझे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाते, आसपास के रेस्टोरेंट्स के बारे में बताते और लोकल टूरिस्ट स्पॉट्स घुमाते। कुछ ही दिनों में मेरी अच्छी फोटोग्राफी स्किल्स को मेरे नए दोस्तों ने भी पसंद किया और मैं लोकल फोटोग्राफी क्लब का हिस्सा बन गया। मेलबर्न आए हुए मुझे 10 दिन हो गए थे और मैंने अपना पहला फोटोग्राफी प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था। मैंने अपने अकाउंट में आए $300 को देखा और मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन हुआ। अगली सुबह मेरा नया रूममेट जाओ यू भी आ गया। बहुत जल्द वो मेरा एक अच्छा दोस्त बन गया। समय बीतता गया और यूनिवर्सिटी खुलने का समय आ गया। यूनिवर्सिटी शुरू होने से एक दिन पहले मैंने खुद खाना बनाया और अपने नए दोस्तों को डिनर पर बुलाया। 1 महीने तक साथ रहने के बाद हम सबके बीच अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। कुछ ड्रिंक्स के बाद सब एक दूसरे के साथ गॉसिप करने लगे। पता नहीं किसने शुरुआत की, लेकिन सब अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स के बारे में शिकायत करने लगे। जाओयू ने हंसते हुए यूं ही पूछ लिया। सबने अपनी कहानी बता दी। चियान भैया, क्या आपका कोई सीक्रेट है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। जब बाकी लड़कों ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स के धोखा देने की कहानियां बताई तो मैंने उन्हें मजाक के तौर पर लिया था, लेकिन जब बात मुझ पर आई तो मुझे कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल लगा। इतना वक्त गुजरने के बाद जब भी मैं सू मेंग्याओ का नाम याद करता हूँ तो मुझे कोई दुख नहीं होता। लेकिन इन लड़कों के सामने जो मुझसे 2-3 साल छोटे थे, अभी अभी ग्रेजुएट हुए थे और दुनियादारी से अनजान थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। आखिरकार 10 साल का रिश्ता, 7 साल का प्यार और शादी से सिर्फ 1-2 महीने पहले प्यार का धोखा मिलना सुनने में बहुत ही दर्दनाक कहानी लगती है। मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे हमदर्दी भरी नजरों से देखें। इस 1015 सेकंड की शांति से जाओ यू को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने खुद ही टॉपिक बदल दिया और मुझे शर्मिंदा नहीं किया। खाना पीना खत्म होने के बाद जाओ यू खुद मेरे पास आया और माफी मांगने लगा। शियान भैया, मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। मुझे पता था कि उसने जानबूझकर नहीं किया था, इसलिए मैंने हंसते हुए हाथ हिलाकर उसे माफ कर दिया। अपने कमरे में वापस आने के बाद मैंने अपना फोन खोला और उस नए वीचैट अकाउंट में लॉगिन किया जो मैंने 1 महीने पहले बनाया था। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे लगातार बहुत सारे मैसेजेस भेजे थे। मैंने उन सबको एक एक करके रिप्लाई किया। सबने मेरा हाल पूछा था, जिसके लिए मैंने थैंक यू कहा। मेरे बेस्ट फ्रेंड का तुरंत रिप्लाई आया, शियान, तुम किसी दूसरे देश में जाकर ऐसे कैसे गायब हो गए, जैसे हवा में उड़ गए हो। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। स्क्रीन देखकर ही मुझे अंदाजा हो गया कि वो किस टोन में कंप्लेन कर रहा होगा। मैंने एक हल्की सी सांस ली और तुरंत उससे माफी मांगी और बताया कि मैं ठीक हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे को अपनी रीसेंट लाइफ के बारे में बताया। बातें करते करते मुझे नींद आ गई। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के ढेरों मैसेजेस देखे और मेरी आंखें फटी रह गई। जब मैंने उन्हें एक एक करके पढ़ा तो पता चला कि वो सब सू मेंग्याओ के बारे में थे। तुम्हारे जाने के बाद सू मेंग्याओ हर दूसरे दिन मुझे ढूंढती हुई आती है और तुम्हारे बारे में पूछती है। फिक्र मत करो, मैंने अपना मुंह बंद रखा है और उसे एक शब्द भी नहीं बताया। अच्छा हुआ कि तुम एयरपोर्ट जाने से पहले बस स्टेशन गए थे। उसे लग रहा है कि तुम बुलेट ट्रेन लेकर जिन्बे से बाहर गए हो और वो तुम्हें पूरे देश में ढूंढ रही है। मैंने सुना है कि सू मेंग्याओ इन दिनों बार में जाकर बहुत शराब पी रही है। कुछ दिन पहले उसे शराब पीने की वजह से पेट से खून बहने लगा और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। वो इसी लायक है। वो तुम्हारे माता पिता के पास भी गई थी, लेकिन तुम्हारा तो उनसे बहुत पहले से ही कोई कांटेक्ट नहीं है। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होगा। सू मेंग्याओ के बारे में ये सब पढ़कर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। दूर नदी के साफ पानी को देखते हुए मेरे दिमाग में कई यादें आ गईं।
जब मैं 12 साल का था मेरे माता पिता का तलाक हो गया। उन्होंने अपनी नई फैमिली बना ली और मुझे मेरी दादी के पास छोड़ दिया जो